ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के 74 विधायकों से कहा, चाचा, ओ चाचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय उस चौराहे पर खड़ी है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर दूसरी गली में एक नया समीकरण बन रहा है। यानी जमीन पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखी गई। देर रात तक ड्राइंग रूम मीटिंग्स हो रही हैं, टीएमसी कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, हुमायूं कबीर और ओवैसी के पोस्टर दिख रहे हैं, सयानी घोष ने शहरी और सोशल मीडिया वाले युवाओं में एक रॉकस्टार जैसी छवि बना ली है। देखा जाए तो मार्च 2026 का ये महीना बंगाल के इतिहास में टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की होने वाली लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा के लिए होने वाला ये चुनाव पार्टियों के लिए सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महासंग्राम है। महासंग्राम! क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कभी भी सिर्फ सड़क, बिजली और पानी के लिए रहा ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बंगाल बोलता है कि इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। ममता बनर्जी ने पिछले एक दशक से अपनी राजनीति को बंगाल की बेटी वाले नारे के इर्द गिर्द ही खड़ा किया है। वो बीजेपी को आउटसाइडर्स की पार्टी बताती हैं जो उनसे उनका सब कुछ छीनना चाहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन सारी चीजों से निपटने के लिए शुवेंदु अधिकारी को अपना चेहरा बनाया है। अब लड़ाई इस बात पर है कि असली बंगाली रक्षक कौन है, ममता दीदी या शुवेंदु अधिकारी। अब ममता दीदी के पुराने साथी और सबसे खास रहे शुवेंदु अधिकारी क्या सत्ता में भाजपा को ला सकते हैं? ये जानने के लिए आपको पश्चिम बंगाल की जनता को समझना बहुत जरूरी होगा। शुवेंदु ने जब से दीदी का साथ छोड़ा है तब से वो उनको एक एक करके झटके देते जा रहे हैं। पहले नंदीग्राम से दीदी को ही हरा दिया, अब एक एक करके बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और जनता के सामने उनको उजागर भी कर रहे हैं। अब ये शिक्षक भर्ती घोटाला हो, राशन घोटाला हो या कोयला तस्करी, शुवेंदु ने हर बार ममता सरकार को बड़ी मजबूती से घेरा हुआ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के सामने खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चोर धरो, जेल भरो जैसे नारों से उन्होंने भ्रष्टाचार को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया। फिलहाल बीजेपी की बढ़ती सक्रियता के साथ बंगाल की गलियों में अब जय श्री राम के नारे और रामनवमी पर हथियारों का प्रदर्शन आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में पहली बार 30% आबादी वाला मुस्लिम समाज सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं दे रहा, बल्कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के जरिए अपनी अलग सियासी हिस्सेदारी मांग रहा है। तो मित्रों, इन चुनावों को गहराई से समझने के लिए हमें उन मुख्य पिलर्स के बारे में बात करनी होगी जो इस वक्त बंगाल की हवा बदल रहे हैं। एक तरफ तो संदेश खाली और आरजीकर जैसी घटनाएं हुई जिनमें शाहजहां शेख और उसके साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार गांव की सुंदर महिलाओं को रात में टीएमसी कार्यालय बुलाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। वहां के लोगों की उपजाऊ खेती की जमीनों पर जबरन कब्जा करके मछली पालन के तालाब में बदल दिया। और आरजी कर वाले केस में 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ममता की निर्ममता वाली टीएमसी की बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता निर्भया बेटी के साथ अन्याय किया, दोषियों को बचाने का हर संभव प्रयास किया। और दूसरी तरफ युवाओं के लिए महामारी जैसी बेरोजगारी की समस्याएं तो हैं ही, लेकिन इस सब के बावजूद इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा विकास योजनाओं या भ्रष्टाचार की नहीं हो रही है, बल्कि वोटर लिस्ट की हो रही है। और चुनाव आयोग द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ने बंगाल की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। चुनाव से पहले बंगाल में लगभग 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये संख्या घटकर 7 करोड़ 4 लाख के आसपास रह गई है। यानी करीब 62 लाख नामों को लिस्ट से हटा दिया गया है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए बार बार उन पर आरोप लगा रही हैं कि उनके पक्के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी का दावा है कि ये वो सारे के सारे अवैध वोटर थे जिनके दम पर अब तक टीएमसी चुनाव जीतती आई थी। लेकिन बाकी सब तो ठीक है। सबसे दिलचस्प स्थिति जो है वो है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की, क्योंकि यहाँ लगभग 47,000 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, जबकि 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी करीब 58,000 वोटों से जीती थी। अब अगर ममता बनर्जी के पिछले जीत के मार्जिन यानी कि 58,000 में से काटे गए
47,000 वोटरों को हटा दें तो जीत का अंतर सिर्फ 11,000 के आसपास रह जाता है। अब शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ब्रेकफास्ट और लंच में ही दीदी की जीत का मार्जिन गायब हो गया है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर में हटाए गए 16% नाम उनके पक्के वोटर थे, और अगर टीएमसी के 16% वोटर लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं तो इसका मतलब पिछली बार का मार्जिन अब हाथ से निकल चुका है। बंगाल में लगभग 93 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। 2021 में इन 93 सीटों में से ममता बनर्जी ने 75 से ज्यादा सीटें जीती थी। तब 30% मुस्लिम वोट पूरी तरह टीएमसी के पास था। लेकिन भैया इस बार ओवैसी और हुमायूं कबीर के आने से इस वोट बैंक में 10% से 15% की कटौती होने का अनुमान है। अब मान लीजिए एक सीट पर टीएमसी को 45% वोट मिलते थे और बीजेपी को 40%। अब अगर ओवैसी का गठबंधन सिर्फ 6-7% वोट भी काट लेता है तो टीएमसी तो 48-39% पर ही निपट जाएगी, लेकिन बीजेपी अपने 40% पर टिकी रहेगी और बिना एक भी नया वोट पाए सीट जीत जाएगी। बहुत हो गई टेक्निकल बातें, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ममता दीदी द्वारा टीएमसी से निकाली जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है और ये गठबंधन 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। ओवैसी का कहना है कि ईद पर दुआ मांगने से पेट नहीं भरता, मुस्लिमों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। उनका टारगेट मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। अगर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का ये गठबंधन टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोटों में 10-15% की भी सेंध लगाता है तो ममता बनर्जी के लिए बहुमत के 148 सीटों का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी इस फूट को छुप छुप के बिल्कुल चुपचाप बहुत बारीकी से देख रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा सीधे तौर पर भगवाधारियों को फायदा पहुंचाएगा। और भैया जी आश्चर्य की बात तो यह है, हमें और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन ममता बनर्जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी ने इस बार एक बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है और एक एक्सपेरिमेंट किया है। बोले तो टीएमसी ने अपने लगभग 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 75% से ज्यादा उम्मीदवार 60 साल से कम उम्र के उतारे हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी की युवा नीति साफ दिखाई दे रही है कि चचा ओ चचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और इस युवा नीति बदलाव का सबसे चमकदार चेहरा बनकर उभरी है सयानी घोष। जादवपुर की सांसद सयानी आज बंगाल की गलियों में दूसरी ममता बनर्जी कही जा रही हैं। उनकी सादगी, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और मंच पर उनकी दहाड़ युवाओं और महिलाओं को अपनी ओर खींच रही है। संसद में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर प्रहार किया और लोकतंत्र के खत्म होने की बात कही, उसने उन्हें एक नेशनल फिगर बना दिया है। और ध्यान रहे, बीजेपी के लिए सयानी घोष एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि वो उसी आक्रामक अंदाज में जवाब देती हैं जिसके लिए ममता बनर्जी को जाना जाता है। फिलहाल तो टीएमसी उन्हें अपनी पोस्टर गर्ल के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सके। जनता को लगता है कि शायद पार्टी बदल रही है। सयानी का ग्लैमर और उनकी बेबाकी लोगों के उस गुस्से को डाइवर्ट कर देती है जो पार्टी के पुराने चेहरों के खिलाफ होता है। जब वो भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी को उसी की भाषा में दहाड़कर जवाब देती है तो युवाओं को उनमें एक नया स्ट्रीट फाइटर दिखता है। वो भूल जाते हैं कि वे उसी सरकार से नाराज थे जिसने नौकरियां नहीं दी, और सयानी की फायर ब्रांड इमेज युवाओं के गुस्से को उत्साह में बदल देती है। हावड़ा और हुगली जैसे इलाकों से आ रही तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण चरम पर है। रामनवमी के जुलूसों में जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उसने माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया है। हावड़ा की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोगों का तलवारों के साथ निकलना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी है। लोगों का कहना है कि वह सनातन की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी इसी भावना को सीधे तौर पर वोट में बदलने की कोशिश कर रही है। अब टीएमसी से शांति भंग करने की कोशिश तो बता रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी हिंदू वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा काम मंदिरों और पुरोहितों को फंड देना शामिल है। जैसा कि शुरू में ही बता दिया था, 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने पुराने सिपाही शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। इस बार वो अपनी मौजूदा और पुरानी सीट भवानीपुर लौट गई है, लेकिन शुभेंदु उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने वहां भी उन्हें चैलेंज कर दिया है। मतलब बात साफ है कि ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई होने जा रही है। शुभेंदु फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि बीजेपी इस बार 177 सीटों पर जीत रही है।
उनका पूरा कैंपेन भ्रष्टाचार और वोटर लिस्ट की सफाई पर टिका हुआ है। वहीं ममता बनर्जी अपनी 10 प्रतिज्ञाओं और महिला कल्याण योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार के भरोसे मैदान में है। आज की तारीख में बंगाल की स्थिति को देखें तो ये साफ है कि इस बार का ये चुनाव कॉन्टिन्यूटी बनाम चेंज का चुनाव होने जा रहा है। ममता दीदी को उनके पुराने सिपह सालार किसी भी हालत में छोड़ने के मूड में नहीं है। ये चुनाव एक जंग की तरह लड़ा जा रहा है। किसी को अपनी सत्ता बचानी है तो किसी को अपनी सत्ता बनानी है। अब कौन जीतेगा इसका फैसला पश्चिम बंगाल की जनता पर छोड़ देते हैं और हम आप पर एक दूसरा फैसला छोड़ते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बंगाल का रिजल्ट तो 4 मई को आएगा, लेकिन आप अपना फैसला अभी सुना दीजिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।